Assalamualaikum, this is me Ikra Tahir. Today we are going to study autonomic pharmacology. This is basically the introduction. अगर हम CNS की बात करें, एनाटॉमिकली डिवीजन नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी सिस्टम होगा वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। दिस इज़ एनाटॉमिक डिवीजन। नाउ फंक्शनली नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सिंपैथेटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है बॉडी का जो इनवॉलेंट्री काम आप कर रहे हो, जो आपकी विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपके जीआईटी की मूवमेंट हो रही है, आपके माउथ में सलाइवा बन रहा है, या आप सांस ले रहे हैं, जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, विल पावर में नहीं है, इनवॉलेंट्री हो रहा है, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसे बोलते हैं जो आपके विल पावर में है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या भाग रहे हैं या आप चल रहे हैं, तो आप अपने विल पावर से चल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो ये हो गया वॉलेंट्री कंट्रोल, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक टाइप है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, मेनली कंसर्न होता है जीआईटी से। हमें जो बेसिक पढ़ना है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी 2 डिवीजन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली फाइट, फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स, यानी आपकी बॉडी की ऑटोनॉमिक मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन वो उस लेवल उस वक्त हो रही है जब बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में या इमरजेंसी की कंडीशन में, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। थोड़े को लंबर इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसके अंदर जो मेनली नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो थोरेसिक या लंबर इन्वॉल्व होती हैं। अब PSNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये सिस्टम है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट पर तो काम करता है, लेकिन ये रेस्ट की कंडीशन पर काम करेगा। व्हेन देयर इज़ नो इमरजेंसी कंडीशन, आपकी बॉडी रेस्ट पर है तब। तो इसके अंदर नर्व्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो क्रेनियल और सैक्रल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। अब इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझते हैं। हमें पढ़ना बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको अब हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझेंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि सबसे पहले कोई भी आप की बॉडी ने सेंस किया कि इमरजेंसी की कंडीशन है, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करवाना है या पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कराना है, आपकी बॉडी ने सेंस किया। यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, शीट्स ऑफ ग्रे मैटर। इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों मतलब शीट्स इज डिवाइडेड फॉर सिंपैथेटिक सिस्टम 2 और पैरासिम्पैथेटिक 2। जैसे ही हमें कोई सिग्नल मिलेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स से सिग्नल्स मिलेगा जैसे ही, तो वो सिग्नल्स पहुंचाएगा लिम्बिक सिस्टम पर। लिम्बिक सिस्टम अपना काम अलग करेगा। अब सिंपैथेटिक की भी शीट है, पैरासिम्पैथेटिक की भी शीट है, हाफ डिवीजन हो चुके हैं। जो चलाना होगा, जो काम एक्टिवेट करना होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। आपके पीछे लग गया है कुत्ता और इमरजेंसी कंडीशन है, आपने भागना है, बॉडी ने सेंस किया, हाइपोथैलेमस के पास बात आई, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कराना है। ये नैनो सेकंड में काम हो रहा होता है, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कराना है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया। अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में ये इसका आउटफ्लो जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स भी मौजूद हैं, थोरेसिक नर्व भी मौजूद है, लंबर भी, सैक्रल भी, ठीक है। अब क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेट कराना है तो मैं ये बात पहले से ही कर चुकी हूँ। सिंपैथेटिक में मेनली नर्व्स इन्वॉल्व जो होती हैं वो थोरेसिक होती हैं या लंबर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो क्रेनियल के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेट कराना है, थोरेसिक के ऊपर आ जाएं आप। अब आप एक एग्जांपल लें, एक फाइबर है, एक फाइबर इसे बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। एक कोई फाइबर जो निकलेगा एक नर्व से, जो फाइबर निकलेगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा फाइबर का वो होगा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बेसिकली, ठीक है। और ये माइलिनेटेड होता है क्योंकि एक्शन को फास्ट करवाता है, माइलिनेटेड, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने एक सिंगल फाइबर बनाया है, आप ये नहीं समझिएगा कि एक ही सिंगल फाइबर होता है, देयर आर थाउजेंड ऑफ फाइबर प्रेजेंट देयर। अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है की डिवीज़न होगी, ये ऊपर भी जा सकता है, असेंडिंग भी जा सकता है, डिसेंडिंग भी जा सकता है, सेम प्लेस पे भी जा सकता है। अगर सेम पे ही आ रहा हो ना तो इसे बोलते हैं पैरावर्टिबल चेन, और ये दोनों तरफ प्रेजेंट होंगी, यानी इस तरफ भी होंगी, और देर विल बी थाउजेंड ऑफ फाइबर। आप समझ लें मिसाल के तौर पर, ये अगर जीआईटी के करीब है तो इफेक्ट तो हार्ट पे भी आ रहा होगा, आपके यूरिनरी सिस्टम पे भी आ रहा होगा, आपकी किडनी पर भी आ रहा होगा, जो कि डाउनवर्ड है। तो
द रीज़न इज़, अगर क्यों होता है, क्योंकि देर आर थाउजेंड ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट जो कि असेंडिंग पे भी जा रही हैं, डिसेंडिंग पे भी जा रही हैं, तो इसे बोलते हैं हम पैरावर्टिब्रल चेन। अभी तो ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, इसके पीछे से भी फाइबर्स कुछ निकल रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रीवर्टिब्रल चेन। यानी ये तो मैंने सीधे दिखा दिया ना, यूँ ऐसे सीधे दिखा दिया, ऐसे पीछे अपोजिट पे भी जा रही होंगी, तो मैं आपको 3D पे तो दिखा नहीं सकती, मैं आपको सिंपल सीधा यूँ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन आ गया। अच्छा, अब ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन आ गए। प्री गैंग्लियन जो हैं, प्री गैंग्लियन एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, फिर उसके बाद एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करवाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर को। अब क्योंकि सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करवाना है तो जो टिश्यू, जिस टिश्यू में इनर्वेट हुए वो होते हैं, तो वो उसमें पोस्ट गैंग्लियन एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं सारी बात, कि मैंने ये वाली बात बताई कि हाइपोथैलेमस जैसे सेंस करेगा कि सिंपैथेटिक को आउटफ्लो, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कराना है या पैरासिम्पैथेटिक को। अगर सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कराना है तो फ़ौरन से सिग्नलिंग जाएगी। क्रेनियल और सैक्रल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोरेसिक लंबर पे फ़र्क पड़ेगा। प्री गैंग्लियन एक्टिवेट होंगी, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेंगी, पैरावर्टिब्रल चेन में भी जा सकती हैं और प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन में भी जा सकते हैं, ठीक है। जब प्री गैंग्लियन एक्टिवेट होते हैं तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, सब प्री गैंग्लियन पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा प्री गैंग्लियन पे। अब जब पोस्ट गैंग्लियन आएंगे, पोस्ट एसिटाइलकोलिन जब निकलेगा तो पोस्ट गैंग्लियन को एक्टिवेट कराएगा, तो वो किसको एक्टिवेट करवा देगा, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, और ये होंगे टिश्यू में इनर्वेट हुए होंगे। अच्छा, एक एक्सेप्शन केस है, वो एक्सेप्शन केस ये है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर डायरेक्टली एड्रिनल मेड्यूला पर एंड करते हैं। कुछ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर डायरेक्टली एड्रिनल मेड्यूला पर एंड करते हैं और वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं करवाते, लाइक एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन डायरेक्टली रिलीज़ करवा देते हैं। अच्छा, फ़र्क ये क्या है, ये सब टिश्यू इनर्वेटेड थे, ये टिश्यू में निकल रहे थे एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन। ये जो होगा ना, ये ब्लड की सर्कुलेशन में से शामिल हो जाएंगे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। और कुछ जगह पर एसिटाइलकोलिन डायरेक्टली डोपामीन में भी कन्वर्ट हो जाता है और फिर डोपामीन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को एक्टिवेट करवा रहा होता है। ये जब हम ट्रांसमिशन पढ़ाएंगे तो उसे डिटेल में समझ लेंगे। तो अभी ये हमने एक बात करी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो इस तरीके से होता है, एंड देयर विल बी थाउजेंड ऑफ फाइबर्स एंड थाउजेंड ऑफ न्यूरॉन दैट विल बी एक्टिवेट एट द सेम टाइम। अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, अब सिंपैथेटिक एक नहीं है, आपके जो है ना कुत्ता कोई पीछे नहीं लगा है, आप बड़े आराम से बैठे हुए, पार्टी शार्टी कर आए हैं, अब आप बड़े सुकून में बैठे हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कराना है तो आप पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल या सैक्रल एक्टिवेट हो जाएंगी। फिर वही होगा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा और एसिटाइलकोलिन पोस्ट गैंग्लियन को एक्टिवेट कराएगा। जब पोस्ट गैंग्लियन में जो टिश्यू इनर्वेट होगा वो भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंट। जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन या डोपामिन, ये कलेक्टिवली कह लूँ तो कैटेकोलामीन्स कहाँ रिलीज़ हो रहे होते हैं, सिंपैथेटिक में रिलीज़ हो रहे होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में एंड में भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, और डिफरेंस बता दूं मैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का। आप ज़रा देखें, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कितने छोटे हैं, शॉर्ट है ना, और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कितने बड़े हैं, तो ये डिफरेंस है। आप जो है ना ऐसे याद रखें, SST से याद करें, सिंपैथेटिक SST से याद करें। सोशल स्टडी का एक हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शॉर्ट होते हैं गैंग्लियन, और नर्व जो होती हैं वो थोरेसिक लंबर होती हैं, थोरेको लंबर होती हैं, ठीक है। फिर जो बचेगा वो पैरासिम्पैथेटिक में आ जाएगा। SST करके याद करें। फिर गैंग्लियोनिक फाइबर जो है हमारे क्या हैं, वो शॉर्ट हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हमारे पास लॉन्ग हैं। दोनों प्री गैंग्लियोनिक दोनों माइलिनेटेड होंगे, ठीक है। अब ये जो बात मैंने सारी आपको डायग्राम में समझाई है, ज़रा एक दफ़ा लिखी हुई भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइल, जो न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं एसिटाइलकोलिन उन्हें हम कोलिनर्जिक बोलते हैं, और जो कैटेकोलामीन्स यानी नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन या डोपामिन रिलीज़ करते हैं तो अब हम उन्हें क्या बोलते हैं, एड्रिनर्जिक बोलते हैं, या सिंपली ये एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक में होता है और कोलिनर्जिक किस में होता है, मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक में होता है। सारे न्यूरॉन सोमेटिक के कोलिनर्जिक होते हैं। सोमेटिक समझते हैं ना, वो जो वॉलेंट्री कंट्रोल वाला था, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो था वॉलेंट्री वाला था, तो उसमें भी क्या होगा, हमारे पास
कोलिनर्जिक आउटफ्लो होगा। सारे प्री गैंग्लियन भले से पीएनएस हो या एसएनएस हो, पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो। देखा ना आपने, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, ये कोलिनर्जिक होते हैं। और मोस्ट ऑफ द पोस्ट गैंग्लियन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट भी क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का मतलब कोलिनर्जिक, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियन किसके, सिंपैथेटिक के क्या होते हैं, एड्रेनर्जिक, ठीक है। पोस्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, मोस्ट ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर एड्रेनर्जिक। अच्छा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो हैं वो किस पर एंड करते हैं, एड्रिनल मेड्यूला पर एंड करते हैं, तो वो रिलीज करवाते हैं एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, किस में, सर्कुलेशन में। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर माइलिनेटेड होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर माइलिनेटेड नहीं होते। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर नॉट माइलिनेटेड। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक के शॉर्ट होते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के लॉन्ग होते हैं। क्रेनियल और सैक्रल किस में इन्वॉल्व होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो में इन्वॉल्व होते हैं। और थोरेसिक और लंबर जो इन्वॉल्व होते हैं वो सिंपैथेटिक में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम कोलिनर्जिक यानी एसिटाइल कोलिन की ट्रांसमिशन और एड्रिनर्जिक यानी कैटेकोलामीन्स की ट्रांसमिशन पढ़ लेते हैं। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन पहले डायग्राम से सुनते हैं, फिर वो लिखी हुई बात भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक्सोन। ये एक्सोन है, ये प्री साइनेप्टिक नोब है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब है। ये जो है आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोए प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोए जो प्रेजेंट होगा आपकी बॉडी में, तो एसिटाइल कोए बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होगा कब, जब सोडियम डिपेंडेंट चैनल्स इंपोर्टर मौजूद होते हैं। सोडियम डिपेंडेंट चैनल होते हैं, जब सोडियम अंदर आता है तो अपने साथ साथ कोलिन को लेकर आता है। सोडियम इंपोर्टर का मतलब कोई चीज़ आए तो उसको कोई और चीज़ अपने साथ लेकर आए, तो एसिटाइल कोए। और जब कोलिन अंदर आ जाएगा तो एसिटाइल कोए भी रिलीज हो जाएगा। एसिटाइल कोए और कोलिन साथ मिल जाएंगे और एसिटाइल कोलिन बना लेंगे, और ये कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में होगा। फिर एसिटाइल कोलिन को वेसिकल में स्टोर होना है, तो वेसिकल में स्टोर करवाने के लिए वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं। ये वेसिकल में एसोसिएट हो जाएंगे, मतलब वेसिकल में स्टोर हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर ना होता है VAMP लगा हुआ होता है, वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये लगा होता है, VAMP लगा हुआ होता है। क्यों, देखें ऐसी तो रिलीज़ नहीं हो सकती ना कोई चीज़, कोई आइडेंटिफिकेशन मेकर तो होंगे ना, तो बेसिकली वेसिकल के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मेकर या जो फ्यूजन करवाते हैं वो VAMP होते हैं। अब जैसे ही कैल्शियम, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट होगा, कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, वो वेसिकल की फ्यूजन करवा देगा स्नैप से। स्नैप और VAMP यानी साइनेप्टोसोमल एसोसिएटेड प्रोटीन, साइनेप्टोसोमल एसोसिएटेड प्रोटीन और VAMP वेसिकल एसोसिएटेड मोनोप्रोटीन, इन दोनों को फ्यूजन प्रोटीन बोलते हैं। ये दोनों की फ्यूजन होगी कैल्शियम के आने से, ये इन दोनों की फ्यूजन की वजह से यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज होगा तो ये इफेक्ट रिसेप्टर लगे हुए हैं, रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड होगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ज़्यादा देर तक एसिटाइल कोलिन रह जाए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो भी मसला, तो ये ज़्यादातर रहता नहीं है। एसिटाइल कोलिन की हाफ लाइफ नैनोसेकंड में होती है। एसिटाइल कोलिन में एक तो ऑटो रिएप्टेक सिस्टम होता है, और इसके अलावा एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक में जो मौजूद होता है उसको तोड़ने के लिए एसिटाइल कोलिन ईस्टरेस मौजूद होता है, जो कि तोड़ देता है एसिटाइल कोलिन को एसिटेट में और कोलिन में वापस, ताकि ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स ना आए। हर चीज़ का फीडबैक भी तो होता है ना कंट्रोल करने का। अच्छा, अब हम जो है ना ड्रग्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स इसमें यूज़फुल हो सकती हैं। अब सोडियम डिपेंडेंट चैनल को अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपकी बॉडी में कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन ज़्यादा हो गई, तो अब आप सोडियम डिपेंडेंट चैनल को ब्लॉक करने के लिए आप हेमिकोलिनमस दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर ब्लॉक करने के लिए भी हमारे पास मौजूद है वेसामिकोल। वेसामिकोल दे देंगे तो भी हमारा वेसिकल में स्टोर नहीं होगा, तो हमारे आगे वेसिकल में ही स्टोर नहीं होगा, वेसिकल नहीं बनेंगे तो रिलीज भी नहीं होगा एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अच्छा, मेन जो यूज़ होता है ना वो स्नैप
और वीएमपी, ये फ्यूजन प्रोटीन को ब्लॉक करने के लिए बोtulinum टॉक्सिन यूज़ होता है। ये अभी हम आगे जब ये चैप्टर हम कोलिन और मिमेटिक का पढ़ेंगे, जब दोनों कोलिन ब्लॉकर्स भी पढ़ेंगे और मिमेटिक भी पढ़ेंगे, तो हम ये बोtulinum टॉक्सिन्स की बात करेंगे कि ग्लूकोमा यानी आई की ज़्यादा डायलेशन हो रही होती है, ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या इफेक्ट आता है। तो ये अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जो वैसे तो मैंने वीडियो में बताया भी है, लेकिन जो मैंने ये यूज़ करे थे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज है, वीएटी वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर है, वीएमपी वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन है, स्नैप साइनोप्टोसोमल एसोसिएटेड प्रोटीन हाफ लाइफ नैनोसेकंड होती है। स्नैप और वीएमपी को मिलाकर फ्यूजन प्रोटीन बोलते हैं। अच्छा, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद है ना, जो कि एसिटाइल कोलिन को ख़त्म करवा रहा है, इसी तरीके से कुछ एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस ब्लड में भी मौजूद होते हैं, लीवर की साइड पे या गैलियल सेल की साइड पे इस तरफ भी मौजूद होते हैं। तो वो भी एसिटाइल कोलिन को ख़त्म करवाते हैं, एसिटेट और कोलिन में टुटवाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो कोलिन ईस्ट्रेस। यहाँ तक हो गई कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, यानी जो किस में हमारे यूज़ हो रही थी, जो पैरासिम्पैथेटिक में यूज़ हो रही थी, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन हो गई। अब हम आगे चलते हैं एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक के लिए क्या होता है, बिल्कुल सेम उसी की तरीके से, लेकिन यहाँ पर सोडियम डिपेंडेंट चैनल है। तो सोडियम जब अंदर आता है तो टायरोक्सिन को लेकर आता है, टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज से कन्वर्ट करवा देता है एल डोपा में, फिर डोपामीन में करवाता है, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये क्या होगा, वही वेसिकल में वेसिकल में इसको स्टोर होना है, तो इसके अंदर वहाँ पर वीएटी यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पर वीएमएटी यूज़ हो रहा है, वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसफरेज यूज़ हो रहा है, वही वेसिकल में स्टोर हो जाएगा। वीएमपी क्या है हमारे पास, फ्यूजन, वीएमपी और स्नैप फ्यूजन प्रोटीन है। जब कैल्शियम हमारे पास कैल्शियम अंदर आएगा हमारी प्री साइनेप्टिक नोब में, तो वो इसकी फ्यूजन कराएगा और यहाँ पर नॉरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए नॉन एपिनेफ्रिन, तो इसके लिए क्या होता है, फ़ौरन से COMT एक्टिवेट हुआ होता है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, वो एक तो ये होता है नॉन एपिनेफ्रिन को ख़त्म कर रहा होता है, फिर उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास प्री साइनेप्टिक नोब में भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इफेक्ट तो आ ही रहा है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर रिसेप्टर मौजूद हो रहे हैं, नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ पर लग गए और यहाँ पर आपका इफेक्ट आना शुरू हो गया। बात ये है कि अब ख़त्म भी तो करवाना है ना, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ भी होता रहेगा तो भी हमारे लिए मसला हो जाएगा, नॉन एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास प्री साइनेप्टिक में भी रिसेप्टर लगे हुए होते हैं और वो नॉन एपिनेफ्रिन इससे भी बाइंड होते हैं और वापस चले जाते हैं, यानी ऑटो रिएक्टेक्ट हो जाता है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर MAO यानी मोनोअमाइन ऑक्सीडेस मौजूद होते हैं, जो कि इसको ख़त्म करवाते हैं। तो ये ना बड़ी वो दुश्मन किसके, नॉन एपिनेफ्रिन या कैटेकोलामीन्स बोल रहे हैं डायरेक्टली। कैटेकोलामीन्स के दो बड़े दुश्मन क्या हैं, COMT और MAO, मोनोअमाइन ऑक्सीडेस और COMT। ठीक है, ये MCQ भी मैंने एक जगह पढ़ी थी। अच्छा, ये तो हमारा क्या कौन सा मैकेनिज्म हो गया, ये तो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया। लेकिन अगर ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब है तो हम किस पे जा सकते हैं, रेसरपिन पे जा सकते हैं, VMAT को ब्लॉक करवाएगा। ठीक है, हम किस पे जा सकते हैं, ब्रिटाइलियम, उसमें क्या बोटेलिनियम टॉक्सिन्स था, इसमें क्या है ब्रिटाइलियम गुआनिथिडीन। ये ड्रग्स आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये फ्यूजन प्रोटीन को बाइंड करवाएंगे, को स्टॉप करवाएंगे। ठीक है, बाइंड नहीं होने देंगे। ठीक है, और अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर कोकेन या टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से भी इस नॉन एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन कम होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अच्छा, एक और बात होती है कि वैसे तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों तो वो लिखे हुए हैं, VMAT वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसफरेज, कैटेकोलामीन्स एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामीन होते हैं। अच्छा, कुछ जो है ऐसे होते हैं हमारे पास प्रोटीन, वो क्या होते हैं, कैल्शियम इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं होती, कैल्शियम आए नहीं आए वो डिफ्यूज़न करवाते हैं। वो कौन से हैं, टायरामीन, एम्फेटामीन और एफेड्रिन। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली बात है, मैंने आपको बात बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में मोनोअमाइन ऑक्सीडेस मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि मेटाबोलाइज करते हैं कैटेकोलामीन्स को।
तो जब मेटाबोलाइज करते हैं तो यूरिन में कंसंट्रेशन आ रही होगी, तो यूरिन की कंसंट्रेशन 25 आवर्स यूरिन सैंपल लेकर हम कैटेकोलामीन्स की कंसंट्रेशन देख सकते हैं। अच्छा, रीअपटेक मैंने बता दिया, रीअपटेक किस तरीके से होता है। और डिफ्यूजन ये भी होता है कि ब्लड में नॉन एपिनेफ्रिन सर्कुलेट करते किसी और टिश्यू पार्ट पर चले जाए और डिफ्यूजन से साइनेप्टिक लेफ्ट में कम हो जाए। ये तो कॉमन सी बात है, ये बताने वाली भी कोई इतनी बात नहीं थी। अच्छा, कोड ट्रांसमिशन क्या है, बहुत ईजी है। NNC यानी नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एसिटाइल कोलिन जब रिलीज़ हो रहा है तो अकेला रिलीज़ हो, अलोंग विद प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज़ हो रहे होते हैं सेम टाइम, भले से उसी वेसिकल से या दूसरी वेसिकल से, तो इसे बोलते हैं कोड ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये कुछ ट्रांसमिशन मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं एक्शन को और कुछ इनहिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास, ATP है, 5-HT है, गाबा है, गैलेनिन है। ये आपको याद करना है तो याद कर लें, वरना तो सिर्फ ये वाली बात तो पता होनी चाहिए कि कोड ज़रूरी नहीं है हर बार प्राइमरी ट्रांसमीटर अकेला रिलीज़ हो, कभी कभार उसके साथ सेकेंडरी ट्रांसमीटर भी रिलीज़ हो जाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कोड ट्रांसमिशन, NNC या नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। अच्छा, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ना, हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती जा रही हैं। अच्छा देखें, अब रिसेप्टर की बात है। रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से थे, डोपामीन है और अल्फ़ा-1 अल्फ़ा-2 है। डोपामीन सारे के सारे, ये बहुत शॉर्ट करके और कंसाइज करके जैसा मैं लिख सकती थी वो वाली बात लिखी हुई है। D1 से लेकर D5 तक डोपामीन है, ये सारे के सारे ब्रेन में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ D4 CVD में होता है। ठीक है, सब इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देते हैं, सिर्फ और सिर्फ D1 और D5 स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। फिर मैंने आपको बोला था जी प्रोटीन का मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं जी प्रोटीन से एक्टिवेट होती हैं, तो आप जी प्रोटीन का मैकेनिज्म याद कर लें नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं अपलोड कर दूंगी जी प्रोटीन किस तरीके से एक्टिवेट होता है। या तो वो IP3-DAG के स्केट में जा सकता है या तो एडिनाइल साइक्लेस में जा सकता है। तो ये एडिनाइल साइक्लेस को जो स्टिमुलेटरी हैं वो एडिनाइल साइक्लेस को ज़्यादा करवाएंगे, एडिनाइल साइक्लेस ज़्यादा होगा तो CMP ज़्यादा होगा। जो इनहिबिटरी हैं वो एडिनाइल साइक्लेस को क्या करवाएंगे, डिक्रीज़ करवाएंगे। बेसिकली जी प्रोटीन होता है एक सरपेंटीन प्रोटीन होता है, और उसके ऊपर जैसे ही लाइगेंड आके बाइंड करता है वो IP3 या DAG के स्केट को एक्टिवेट करा देता है या तो CMP के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करवा देता है। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का यही मैकेनिज्म है। ऑटोनॉमिक के अलावा भी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जी प्रोटीन से एक्टिवेट होने वाला मैकेनिज्म है। अच्छा, एड्रेनोसेप्टर सब पोस्ट गैंग्लियन में मौजूद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा-2 प्री गैंग्लियन में भी मौजूद होता है, और सब स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स करवाते हैं, सिर्फ अल्फ़ा-2 इनहिबिटरी रिस्पॉन्स करवाता है प्री गैंग्लियन में इनहिबिटरी, बाकी सब। अच्छा देखें भाई, जो इनहिबिटरी है वो एडिनाइल साइक्लेस को कम करवाएगा, जो स्टिमुलेटरी है वो एडिनाइल साइक्लेस को ज़्यादा करवाएगा। ठीक है, और सारे मैकेनिज्म IP3-DAG के स्केट वो एडिनाइल साइक्लेस से चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा-1 पहला वाला जो है ना वो IP3 और DAG के स्केट से चलता है। ठीक है, अच्छा, कोलिनोसेप्टर में M1 से लेकर हमारे पास M5 तक मौजूद है। M1 से लेकर ये जो है M1, M4, M5 मोस्टली CNS में होते हैं, बाकी M2 हार्ट में होता है। ये याद रखने वाली बात है, हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये मैं सिर्फ आउटफ्लो दे रही हूँ, अभी 2 मिनट बाद जब हम आगे रिसेप्टर पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देता है, एडिनाइल साइक्लेस को कम करवाएगा तो CMP को भी कम करवाएगा। जिस तरीके से अल्फ़ा-1 IP3-DAG के स्केट से हो रहा था, ये M1 भी IP3-DAG के स्केट से हो रहा है। अच्छा, याद रखने का क्या सीन है, इसको कैसे याद करें, SI से याद कर लें, या तो ऐसे याद कर लें 1 और 3 और 5 ये सारे इवन नंबर है ना, तो ये क्या हैं, ये स्टिमुलेटरी हैं। और ओड नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं 2 और 4 ये क्या है, इनहिबिटरी हैं। अब आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लें। ठीक है, अच्छा, NN निकोटिनिक M4 मस्करेनिक है, लिख देती हूँ। कोलिनोसेप्टर की दो टाइप्स हैं, मस्करेनिक है और N4 निकोटिनिक है, NN NM। अच्छा, ये क्या है, दोनों से एक्टिवेट होते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल की डिपोलराइजेशन करवाते हैं। यहाँ तक कौन सी बात हो गई, मेन आपको लोकेशन पता चल गई और एक्शन क्या हो रहा है वो पता चल गया। अब हम इसे ना डिटेल में पढ़ेंगे, और ये आपको ना लाजमी समझने की ज़रूरत है रिसेप्टर कौन से कहाँ होते हैं और क्या फंक्शन करवा रहे होते हैं।
अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आगे का भी समझ में नहीं आएगा। अब अच्छा देखिए, मैं स्टार्टिंग से चल रही हूँ। इफेक्ट ऑन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले आई। अच्छा, सिंपैथेटिक की भी बात करनी है हमें, पैरासिम्पैथेटिक की भी बात करनी है। पहले हम सिंपैथेटिक की बात कर लेते हैं। उससे पहले ना आप लोग ना नेमोनिक्स देख लें एक दफ़ा। नेमोनिक्स बनाए हो ताकि पढ़ने में आसान है। सारे के सारे अल्फ़ा 1 स्टिमुलेशन करवाते हैं। स्टिमुलेशन बोल लो या कॉन्ट्रैक्शन बोल लो। एक्सेप्शन है, 3 जगह की एक्सेप्शन है। एक जगह की रेनिन की है, हार्ट की है, और किसकी है? लिपोसाइट्स की है। सारी बॉडी में जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी वो अल्फ़ा 1 कॉन्ट्रैक्शन करा रहा होगा, सिवाय हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बीटा 1 बीटा 2 दोनों कराएंगे। रेनिन की बीटा 1 कराएगा और रेडियोसाइट की बीटा 3 कराएगा। ये नेमोनिक से एक जगह छोटी जगह लिख दिया मैंने। और बॉडी में सब जगह इनहिबिशन जो कराएगा वो सब जगह बीटा 2 कराएंगे, सिवाय 2 जगह हो गया, जीआईटी की वॉल और जीआईटी की सेक्रेशन। इसमें अल्फा इन्वॉल्व होगा। ये प्लेटलेट्स और प्रीगैंग्लियन भी आप भले से छोड़ दें। आप सिर्फ ये वाली बात याद रखें, बीटा 2 इनहिबिशन जो करा रहा है सारी जगह पर वो बीटा 2 करा रहा है, सिवाय 2 जगह पे अल्फा इनहिबिशन करा रहा है, वॉल और जीआईटी की वॉल और जीआईटी की सेक्रेशन में। और बॉडी की सब जगह पर अल्फा 1 स्टिमुलेशन करा रहा है, सिवाय 3 जगह पर। वो 3 जगह क्या है? हार्ट, किडनी और एडिपोसाइट या लीवर कह लें, जो भी कह लें। अच्छा, अब इसे जो है हम वापस आ जाते हैं। अब इस पे ज़रा गौर से समझिएगा। अब क्या है सिंपैथेटिक में? आप सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है? जब इमरजेंसी की कंडीशन हो। लेट सपोज आप पार्टी से वापस आ रहे थे, आपके पीछे लग गया कुत्ता। अब आपकी आई को ज़्यादा क्या चाहिए? लाइट चाहिए, ताकि ज़्यादा आपको नज़र आए और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप भाग सकें। अब आई की ना थोड़ी सी फिजियोलॉजी सिर्फ आई की ही समझनी है, बाकी हमें और किसी की फिजियोलॉजी नहीं समझनी।